अस्सलाम वालेकुम जी। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है अनीमिया। अनीमिया को हम सादा अल्फाज में ये कह सकते हैं जैसे जिस्म में खून की कमी हो जाना, आरबीसी मैस उसमें कम हो जाता है, या अगर एचबी लेवल कम हो जाता है तो उसे भी हम अनीमिया में काउंट करते हैं। तो आज का लेक्चर जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि हमारी जो एशियन कंट्रीज़ हैं इसमें यूजुअली न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो वो वन ऑफ द रीज़न है आपका अनीमिया काज करने में। तो आज का जो मेन हमारा टॉपिक होगा वो ये होगा कि अनीमिया की जितनी टाइप्स हैं वो सबको हम ओवरव्यू करें, और उसके साथ जो हमारी ब्लड रिपोर्ट होती है सीबीसी कंप्लीट ब्लड काउंट, वो कैसे रीड की जाती है। अगर एचबी लेवल कम आता है तो जस्ट उसको एचबी लेवल कम होने को ट्रीट नहीं हमने करना, हमने देखना है कि एचबी लेवल किस वजह से कम हुआ है, मींस कि एनीमिया की कौन सी टाइप है जिसकी वजह से एचबी लेवल कम हुआ है, और देन उसको कैसे ट्रीट करना है। तो आज हम सीबीसी रिपोर्ट में भी देखेंगे और उसके अलावा अनीमिया की टाइप्स को भी स्टडी करेंगे। जी, तो अब हम शुरू करते हैं अनीमिया। अनीमिया में सबसे पहले एक जो है वो टेबल सबसे इम्पोर्टेंट है, ठीक है। ये टेबल आपको नेट से भी मिल जाएगा या आप फर्स्ट एड की बुक से जो है वो देख सकते हैं, मैंने नोट किया इधर। तो सबसे इम्पोर्टेंट ये टेबल है। अगर आपको ये टेबल की समझ आती है और ये टेबल याद है तो आप समझें कि अनीमिया का टॉपिक आपका कंप्लीट है। सबसे पहले अनीमिया में हम देख लेते हैं कि एचबी लेवल जो कम होता है, नॉर्मल एचबी लेवल जो है वो मेल में 13.5 टू 17.5, फीमेल में 12.5 टू 16 होता है, ठीक है। फीमेल में इसलिए ये कम होता है क्योंकि उन्हें जो है मेंस्ट्रुअल साइकिल की वजह से उनका ब्लड लॉस हो जाता है। इसकी वजह से यूजुअल जो नॉर्मल वैल्यू है फीमेल में कम होती है एचबी की। अब हम देख लेते हैं एनीमिया। अगर तो आपने सीबीसी रिपोर्ट की, ये ख़ास तौर पे आप समझ लें कि सीबीसी रिपोर्ट हम स्टडी कर रहे हैं, ठीक है। अनीमिया आपने देखा कि सबसे पहले सीबीसी रिपोर्ट में आपने देखा कि एचबी लेवल कम है, ठीक है, ये अनीमिया हो गया। उसके बाद जो सेकंड आपने सीबीसी में अपनी जो चीज़ देखनी है वो देखनी है एमसीवी की वैल्यू। अगर एमसीवी की वैल्यू 80 से कम होती है देन दिस इज़ माइक्रोसाइटिक अनीमिया। एमसीवी की वैल्यू 80 टू 100 जो कि नॉर्मल वैल्यू है ये होती है तो नॉर्मोसाइटिक अनीमिया। अगर एमसीवी की वैल्यू मोर देन 100 आती है डैट इज़ मैक्रोसाइटिक अनीमिया, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर एमसीवी की वैल्यू कम है 80 से, माइक्रोसाइटिक अनीमिया है, तो उसमें से अब आपने एवेल्यूएट करना है कि अनीमिया की इनमें से कोई एक रीज़न हुई है उसको। फॉर एग्ज़ाम्पल आप देखेंगे पेशेंट थैलेसीमिया का तो नहीं है, अनीमिया ऑफ क्रोनिक डिजीज़ तो नहीं है, उसे आयरन डेफिशिएंसी तो नहीं है, उसमें लेड पॉइजनिंग तो नहीं है, सिड्रोब्लास्टिक अनीमिया तो नहीं है। तो ये हम देखेंगे वन बाय वन कि हम कैसे ये देख सकते हैं कि उसमें ये डेफिशिएंसी है या क्या वजह है। इसके लिए ये टेल्स का निमोनिक आपने याद रखना है माइक्रोसाइटिक अनीमिया के लिए। देन आ जाता है मैक्रोसाइटिक को पहले देख लेते हैं। उसमें मैगेलोब्लास्टिक जिसमें डीएनए जो है उसका डिफेक्ट हो सकता है, उसमें फोलेट डेफिशिएंसी रीज़न हो सकती है, विटामिन बी 12 हो सकती है, ओरोटिक एसिड यूरिया हो सकती है, उसमें फेनकोनी अनीमिया हो सकती है। नॉन मैगेलोब्लास्टिक में ये हम पढ़ेंगे बाद में कि ये सब क्या है वन बाय वन। नॉन मैगेलोब्लास्टिक अनीमिया में डायमंड ब्लैक फैन, लिवर डिजीज़ या अल्कोहलिज्म रीज़न हो सकती है। अगर एमसीवी की वैल्यू 80 टू 100 आती है डेट इज़ नॉर्मल, देन नॉर्मोसाइटिक अनीमिया, ठीक है। अब अगर आप देखते हैं कि नॉर्मोसाइटिक अनीमिया है, उसके बाद आपने देखना है कि उसके रेटिकुलोसाइट इंडेक्स जो है, ये सीबीसी की रिपोर्ट पे आपको मिल जाएगा, वो लेस देन 2% है या मोर देन 2% है। अगर तो लेस देन है देन ये उसका आपको पता चलना चाहिए कि नॉन हीमोलाइटिक है, मतलब इसमें उसके ब्लड सेल टूट नहीं रहे। देन एप्लास्टिक एनीमिया या क्रोनिक किडनी डिजीज़ उसको हो सकती है। अगर तो आप देखते हैं कि रेटिकुलोसाइट की इंडेक्स मोर देन 2% है, देन आपको पता होना चाहिए कि उसके अंदर उसके रेड ब्लड सेल जो है वो टूट रहे हैं, डेट इज़ हीमोलाइटिक। इसको अब हम पूरा क्या बोलेंगे, हीमोलाइटिक नॉर्मोसाइटिक एनीमिया है उसमें। हीमोलाइटिक को आगे हम डिवाइड कर देते हैं इंट्रिंसिक या एक्सट्रिंसिक। एक्सट्रिंसिक में आ जाता है ऑटोम्यून, माइक्रो एंजियोपैथी, मैक्रो एंजियोपैथी, इन्फेक्शन कोई हो सकता है। इंट्रिंसिक में आ जाता है मेम्ब्रेन डिफेक्ट कोई हुआ है, ठीक है, जैसे कि हेरिडेटरी स्फीरोसाइटोसिस या पैरोक्सिस्मल नॉक्टर्नल हीमोग्लोबिनूरिया। उसके बाद एंजाइम डेफिशिएंसी हो सकती है जैसे कि G6 PD डेफिशिएंसी या पायरुवेट काइनेज डेफिशिएंसी, या उसके अलावा हीमोग्लोबिनोपैथी हो सकती है जिसमें सिकल सेल अनीमिया और HB
सी डिज़ीज़ हो सकती है। ठीक है, तो ये सारा टेबल जो है अगर आपको इसकी समझ आती है, ये याद है, तो आपका अनीमिया का टॉपिक कवर है। तो चलें वन बाय वन देखते हैं। सबसे पहले आ जाता है जी कि अनीमिया होता क्या है। उसमें एचबी लेवल उसका आगे हमने देखा है, उसके बाद आरबीसी मैस इसमें कम हो जाता है। ठीक है, तो साइन एंड सिम्टम जो कॉमन होते हैं इन सब के अंदर, यानी कि अगर आपके पास पेशेंट आता है वो ये कंप्लेन करता है तो देन आप उसे सीबीसी टेस्ट जो है वो लिख सकते हैं, ताकि आप उसमें से देख सकें कि अनीमिया और उसकी कौन सी टाइप है। ठीक है, वीकनेस, फटीग, डिस्पनिया, सांस में मसला, पेल कंजक्टिवा एंड स्किन, हेडेक, लाइट हेडनेस, सर का हल्का होना, एंजीनिया इन प्री एग्जिस्टिंग कोरोनरी डिजीज़, मतलब उसको पहले कोई कोरोनरी डिजीज़ है और ऊपर से उसको अनीमिया हुआ है तो देन उसको एंजाइना फील होगा, चेस्ट पेन फील होगी। बेस्ड ऑन MCV वैल्यू अनीमिया कैन बी फर्दर डिवाइड इनटू 3 टाइप्स, दैट इज़ माइक्रो, नॉर्मो और मैक्रोसाइटिक। आगे हमने देखा है कि MCV लेस देन 80 हो तो उसका मतलब है माइक्रोसाइटिक अनीमिया है। तो इसमें ये होता है कि RBC स्मॉलर इन साइज़ होते हैं। ये हमने देखा था कौन कौन सी है, वन बाय वन देखते हैं। सबसे पहले आ जाता है थैलेसीमिया। थैलेसीमिया में होता क्या है, एनीमिया ड्यू टू डिक्रीज सेंसेस ऑफ ग्लोबन चेन ऑफ हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन की हमें पता है 4 इसकी ग्लोबन चेन होती हैं। ठीक है, उसमें जो डिफेक्ट आता है तो वो थैलेसीमिया काज करता है। तो इस सारे लेक्चर में हम सिर्फ जो है ओवरव्यू और हर डिजीज़ को टच करेंगे, डिटेल हम नहीं देखेंगे। तो इसमें यह होता है कि जिसको थैलेसीमिया होता है उसमें कैरियर प्रोटेक्टेड अगेंस्ट मलेरिया, तो मलेरिया उस पर अटैक नहीं कर सकता। उसके बाद आता है जी थैलेसीमिया की टाइप्स। सबसे पहले आती है अल्फ़ा थैलेसीमिया। अल्फ़ा थैलेसीमिया में ये होता है कि जो अल्फ़ा ग्लोबिन चेन है वो उसमें से डिलीटेड होती है क्रोमोसोम में से। अगर 1 जीन डिलीट हो जाए तो उसमें ये होता है कि अल्फ़ा थैलेसीमिया मिनिमा उसको बोलते हैं। एसिम्प्टोमेटिक पेशेंट होता है और साइलेंट कैरियर, मतलब साइलेंट कैरियर का ये है कि उसके अंदर थैलेसीमिया जो है वो साइलेंट है, कोई उसके अंदर एबनॉर्मेलिटी पैथोलॉजिकल कंडीशन नहीं है, लेकिन वो फर्दर अपने ऑफस्प्रिंग में ये डिज़ीज़ काज कर सकता है। 2 जीन डिलीटेड अगर हो जाएं तो उसमें यह होता है कि उसे हम अल्फ़ा थैलेसीमिया माइनर बोलते हैं, मतलब उसमें माइल्ड अनीमिया की जो सिम्टम्स आएंगे। ये ट्रांस हो सकता है और सिस हो सकता है, मतलब एक क्रोमोसोम होता है जो मदर की तरफ से आता है, एक पेरेंट की तरफ से। तो अगर दोनों का एक एक जो है जीन डिलीट हो तो उसे हम बोलते हैं ट्रांस अल्फ़ा थैलेसीमिया माइनर। अगर ऐसे हो कि दोनों जो जीन डिलीटेड हैं वो किसी एक क्रोमोसोम से हैं, इधर ये मदर की तरफ से था या फादर की तरफ, तो उसको हम बोलते हैं सिस अल्फ़ा थैलेसीमिया माइनर। जो सिस अल्फ़ा थैलेसीमिया माइनर है उसमें ज़्यादा रिस्क होता है कि ये फर्दर ऑफस्प्रिंग में जब जाएगा तो सवेरिटी इख्तियार करेगा। उसके बाद आ जाता है 3 जीन्स डिलीटेड। ठीक है, एच डिजीज़ उसे बोलते हैं, ये सीवियर अनीमिया होता है। अगर 4 जीन्स डिलीटेड हो जाएं देन दिस इज़ HB बार्ट डिजीज़ और हाइड्रोप्स फटेलस, यानी कि वो बच्चा ज़िंदगी नहीं गुजार सकता, बर्थ से पहले ही वो डेड हो सकता है। उसके बाद अल्फ़ा थैलेसीमिया के बाद आ जाता है बीटा थैलेसीमिया। बीटा थैलेसीमिया जो है ये भी माइनर और मेजर, इसको डिवाइड करते हैं। अगर बीटा चेन अंडर प्रोडक्शन हो, उसकी प्रोडक्शन जो है वो कम हुई है, सही नहीं हुई, तो उसको हम बोलते हैं एसिम्प्टोमेटिक है ये, और बीटा थैलेसीमिया माइनर है ये। डायग्नोज इसको कैसे करना है, अगर HbA2 जो है वो इंक्रीज़ कर जाए मोर देन 3.5% ऑन इलेक्ट्रोफोरोसिस, जो कि एक टेस्ट है, तो बीटा थैलेसीमिया माइनर। बीटा थैलेसीमिया मेजर में क्या होता है, बीटा चेन टोटली एब्सेंट होती है, मोर सीवियर होता है। ठीक है, क्रू कट स्कल ऑन एक्सरे शो होगा, फेशियल बोन उसकी जो है वो चिपमंक फेस हमें शो करवाएगी। और उसके अलावा क्योंकि ब्लड उसमें कम है तो ब्लड की प्रोडक्शन के लिए जो स्प्लीन है वो इनलार्ज हो जाएगी और लिवर इनलार्ज होगा, देन दिस इज़ कॉल्ड हेपेटोस्प्लीनोमेगाली। HbF जो कि फीटस की हीमोग्लोबिन होती है, HbF प्रोटेक्ट एट बर्थ, सिम्टम्स अपीयर आफ्टर 6 मंथ। 6 माह तक जो है वो फीटस का हीमोग्लोबिन जो कि HbF होता है वो जिस्म के अंदर रहता है बच्चे के, तो वो उसको सिम्टम्स शो होने नहीं देगा। उसके बाद जब अडल्ट हीमोग्लोबिन जिसे हम HbA बोलते हैं वो डेवलप होना शुरू होगी, तो उसमें क्योंकि एब्सेंट होता है बीटा चेन तो उसकी वजह से सिम्टम्स शुरू हो जाएंगी थैलेसीमिया की, डेट इज़ थैलेसीमिया। उसके बाद आ जाता है अनीमिया ऑफ क्रोनिक डिजीज़ एसोसिएट विद क्रोनिक इन्फ्लेमेटरी डिजीज़, मतलब कोई डिजीज़ है जो कि क्रोनिक है, लाइक एंडोकार्डाइटिस,
ठीक है, ऑटोइम्यून डिजीज़ या कैंसर, इस तरह की कोई भी डिज़ीज़ जो है जो कि लॉन्ग टर्म चलती है, उसकी वजह से क्या होता है, हेप्सिडिन और इस तरह के मुख्तलिफ रिएक्टेंट प्रोड्यूस होते हैं लिवर के ज़रिए, और उसकी प्रोडक्शन से ये होता है कि जो आयरन की जो ट्रांसपोर्टेशन है वो लिमिटेड हो जाती है ब्लड के अंदर, स्टोरेज ज़्यादा रहती है, ट्रांसफ़र उसकी कम हो जाती है। उसके अलावा वो एरिथ्रोपोइटिन को सप्रेस करती है। सो टोटली ये क्या काज करेगी, एनीमिया। उसके बाद आता है आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, जो कि मोस्ट कॉमन है हमारे एरियाज़ में। क्लिनिकल अगर आप देखेंगे एनीमिया के सिम्टम्स हैं तो उसके बाद आप एवेल्यूएट, अगर आपको शक हो कि आयरन डेफिशिएंसी हो सकता है तो उसमें ये सिम्टम्स होंगे। एनीमिया एक तो उसके सिम्टम्स पड़ी, उसके अलावा कोइलोनेकिया, ठीक है। कोइलोनेकिया में ये होता है कि जो पेशेंट के जो है नेल हैं ये स्पून लाइक हो जाते हैं। उसके बाद आता है पीका। पीका में ये होता है कि पेशेंट का दिल करता है कोई एबनॉर्मल चीज़ खाने को, लाइक कोई बच्चा मट्टी खा रहा है, तो दिस इज़ कॉल्ड पीका। उसके अलावा प्लमर विज़न सिंड्रोम जो है उसमें ये होता है कि एनीमिया, उसके साथ एसोफेजियल वेब, और उसके साथ जो है अगर हम देखें उसका एट्रोफिक ग्लोसाइटस, यानी कि उसकी जो टंग है वो बीफी रेड कलर होती है। सो दिस इज़ प्लमर विज़न सिंड्रोम। डेट इज़ आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया। ये हो तो आप आयरन टैबलेट्स स्टार्ट करवा सकते हैं पेशेंट को। उसके बाद आ जाता है लेड पॉइजनिंग। लेड पॉइजनिंग जो है वेरी इजी टू डायग्नोज, क्योंकि इसके सिम्टम जो हैं वो बहुत हम कह सकते हैं प्रोमिनेंट होते हैं। इसमें यह होता है कि लेड जो है वो इनहिबिट करता है दो चीज़ों को, फीरोचेलाटेज एंड ALA डिहाइड्रेटेज। उसको जो है इनहिबिट करने से ये होता है कि हीम सिंथेसिस कम हो जाती है, डेट इज़ कॉज एनीमिया। सिम्टम्स लेड पॉइजनिंग के, लेड के नाम से ही इसका निमोनिक है। एल फॉर लेड लाइंस ऑन जंजाइवा, जिसे हम बर्टन लाइंस बोलते हैं पेशेंट की ओरल जो है अगर हम इंस्पेक्शन करें तो। उसके बाद आता है E फॉर इंसेफेलोपैथी, ठीक है। A फॉर एब्डोमिनल कोलिक, मतलब पेशेंट कंप्लेन करेगा पेट दर्द का। सिड्रोब्लास्टिक एनीमिया इसमें होता है। और D फॉर ड्रॉप्स, मतलब उसका जो है नर्व्स पे इफ़ेक्ट होगा, और रिस्ट एंड फुट ड्रॉप पेशेंट कंप्लेन कर सकता है। उसके बाद आगे आता है सिड्रोब्लास्टिक एनीमिया। ये एक सब टाइप कह सकते हैं आप, लेकिन हम काउंट करेंगे इसको। इंक्लूडेड जेनेटिक हो सकता है, एक्वायर्ड और रिवर्सिबल हो सकता है, मतलब कोई अल्कोहल इंटेक ज़्यादा है और लेड पॉइजनिंग जैसे आगे हो गई थी, लेड ज़्यादा है, विटामिन बी की डेफिशिएंसी हो गई है, कॉपर डेफिशिएंसी हो गई है, तो ये सिड्रोब्लास्टिक एनीमिया इसको नाम देते हैं। सिड्रोब्लास्टिक इसलिए कहते हैं कि आयरन लेडन माइटोकॉन्ड्रिया फॉर्म रिंग्स अराउंड द न्यूक्लियस एंड कॉल्ड, उसकी जो शेप है वो रिंग टाइप हो जाती है और उसे हम बोलते हैं रिंग्ड सिड्रोब्लास्ट। सो डेट वाज माइक्रोसाइटिक एनीमिया। उसके बाद आता है अगर MCV जो है वो 100 से ज़्यादा है तो मैक्रोसाइटिक एनीमिया होगा, लार्ज इन साइज़ होते हैं ये आगे फर्दर डिवाइड करते हैं मेगैलोब्लास्टिक और नॉन मेगैलोब्लास्टिक में। मेगैलोब्लास्टिक में आ जाता है DNA अफेक्टेड होता है, तो फोलेट डेफिशिएंसी, विटामिन B12 डेफिशिएंसी, ये दो जो है इम्पोर्टेंट है, बाकी दो इतने इम्पोर्टेंट नहीं है। फोलेट डेफिशिएंसी जो है, एक तो हम फोलेट जो है ये ऑब्टेन करते हैं मीट और ग्रीन वेजिटेबल से। काजेज़ की पुअर डाइट हो सकती है, उसके अलावा या फिर डाइट जो है वो कम हो गई है, या उसकी जो डिमांड है वो ज़्यादा हो गई है फोलेट की। तो वो डिमांड किस में ज़्यादा हो सकती है, अगर कोई प्रेग्नेंट वूमेन है, क्योंकि बच्चे की जो फार्मेशन होती है, उसकी ग्रोथ होती है, वो सारा उसमें फोलेट जो है और विटामिन B12 यूज़ होता है। प्रेगनेंसी, कैंसर, हीमोलाइटिक एनीमिया, सो ये दीज वर काजेज़। उसके बाद आ जाता है आगे कि इसका ट्रीटमेंट, फोलिक एसिड टैबलेट्स जो है वो आप प्रेस्क्राइब करें आफ्टर कंफर्मेशन एंड परफेक्ट डायग्नोज। इसके वीकनेस, नम्बनेस, सोर टंग, ये इसकी जो सिम्टम्स आ जाती हैं। विटामिन B12 डेफिशिएंसी ये लेस कॉमन है फोलेट से। उसकी रीज़न ये है कि जो हमारा लीवर है इसे स्टोरेज हाउस बोलते हैं जिस्म का, तो इसमें जैसे कि ग्लूकोज है वो ग्लाइकोजन की फॉर्म में स्टोर होती है, इस तरह फोलेट, विटामिन B12 सब स्टोर होते हैं लीवर में, लेकिन हर एक की एक लिमिट है कि ये कितनी देर के लिए स्टोर हो सकता है। तो विटामिन B12 लॉन्ग टर्म के लिए, इवन मैनी ईयर्स के लिए स्टोर होता है, तो इसकी डेफिशिएंसी लेस कॉमन है एज़ कम्पेयर टू फोलेट डेफिशिएंसी। सिम्टम्स दोनों की सेम होती हैं, फ़र्क सिर्फ ये है कि न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स अगर शो हों इन सिम्टम्स के साथ, देन दिस इज़ विटामिन B12 डेफिशिएंसी, डेट इज़ मोर सीवियर।
और अगर न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स नहीं हैं, बाकी सिम्टम्स हैं, दैन दिस इज़ फोलेट डेफिशिएंसी। उसके अलावा आगे हम देख लेते हैं इसकी काजेज़। ऑटोइम्यून हो सकती है, पैंक्रियाटिक इंसफिशिएंसी हो सकती है। विटामिन B12 जो है वो कोफैक्टर का काम करता है मिथाइल मेलोनिक एसिड को सक्सिनाइल को ए में कन्वर्ट करने के लिए। विटामिन B12 डेफिशिएंसी की वजह से फिर ये होता है कि जो मिथाइल मेलोनिक एसिड है वो हाई हो जाता है और इट इम्पेयर स्पाइनल कॉर्ड माइलिनेशन। स्पाइनल कॉर्ड की माइलिनेशन जो है वो इम्पेयर होने की वजह से न्यूरोलॉजिकल सिम्टम शो करवाता है। उसके बाद आ जाता है नॉन मेगैलोब्लास्टिक एनीमिया। ठीक है, ये जो हैं वो सिम्टम्स हैं विटामिन B12 की और फोलेट डेफिशिएंसी के। सिर्फ न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स जो हैं वो डिफरेंट हैं। इसमें नमनेस, पेन, मसल वीकनेस, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, फटीग और मेमोरी लॉस आ जाता है। नॉन मेगैलोब्लास्टिक एनीमिया में डायमंड ब्लैक फैन एनीमिया, लिवर डिजीज़ और अल्कोहलिज्म आ जाती है। डायमंड ब्लैक फैन में ये होता है कि जो एरिथ्रॉइड प्रोजेनेटर सेल्स होते हैं जो कि फ़र्दर आगे RBC में कन्वर्ट करते हैं, तो वो उनके जो है फॉर्मेशन में डिफेक्ट आ जाता है, उसको बोलते हैं। ये यूजुअली जो है लाइफ के फर्स्ट ईयर में होता है। लिवर डिजीज़, कोई भी लिवर डिजीज़ जो है वो काज कर सकता है। अल्कोहलिज्म, अल्कोहल की ज़्यादा इंटेक आ जाती है। उसके बाद आता है नॉर्मोसाइटिक एनीमिया जिसमें MCV 80 to 100 जो कि नॉर्मल है वो। उसके बाद हमने देखना है CBC रिपोर्ट में रेटिकुलोसाइट इंडेक्स लेस दैन 2% है तो नॉन हीमोलाइटिक है, उसमें आ जाता है प्लास्टिक एनीमिया जो सबसे मेजर है, तो इसे काउंट करते हैं। ड्यू टू डैमेज टू हीमेटोपोइटिक स्टेम सेल्स, ठीक है, तो इसके डैमेज होने की वजह से इसे हम प्लास्टिक एनीमिया बोलते हैं और ये नॉर्मोसाइटिक एनीमिया काज करता है। उसके बाद आ जाता है हीमोलाइटिक एनीमिया। अगर रेटिकुलोसाइट इंडेक्स जो है वो मोर देन 2% आ जाए, इंट्रिंसिक हो सकता है, एक्सट्रिंसिक हो सकता है। इंट्रिंसिक में हमने देखा था मेम्ब्रेन डिफेक्ट आ जाता है। मेम्ब्रेन की कुछ प्रोटीन्स होती हैं जैसे कि एनकाइनिन, बैंड 3, प्रोटीन 4, 2 स्पेक्ट्रिन, तो उसके डिफेक्ट की वजह से जो है उस प्रीमैच्योर रिमूवल कर देती है और इसे हम हेरिडिटरी स्फीरोसाइटोसिस बोलते हैं। उसके बाद आ जाता है पैरोक्सिस्मल नॉकटर्नल हीमोग्लोबिनूरिया। इसमें ये आता है इम्पेयर्ड सेंसेस ऑफ GPI, मेम्ब्रेन इनहिबिटर डेट प्रोटेक्ट द मेम्ब्रेन। ये होता है पेशेंट कंप्लेन करता है कि रेड या पिंक कलर का जो है RBC शो हुए हैं उसके यूरिन के अंदर। उसके बाद आता है एंजाइम डेफिशिएंट जो हो जाते हैं, एंजाइम की डेफिशिएंसी की वजह से एनीमिया होता है। तो उसमें सबसे पहले पायरुवेट काइनेज आ जाता है। ठीक है, पायरुवेट काइनेज ये डिफ्रेंशिएट करने के लिए इधर लिखा है। तो पायरुवेट काइनेज डिफेक्ट में ये आता है कि ATP कम हो जाएगी, रिजिड RBC बनेंगे और वो रिजिड RBC जो है उन्हें मैक्रोसाइट जो है वो जिस्म में रहने नहीं देते और हीमोलाइसिस काज करते हैं, एक्स्ट्रा वास्कुलर हीमोलाइसिस। उसके बाद G6PD डेफिशिएंसी आती है, उसकी वजह से ये होता है NADPH कम होता है, ग्लूटाथायोन भी कम हो जाता है और उसकी वजह से जो है वो RBC प्रोटेक्ट नहीं रहते, तो ऑक्सीडेंट जो है स्ट्रेस ऑक्सीडेंट उस पर अटैक करते हैं और वो हीमोलाइसिस हो जाती है। उसके बाद आ जाता है हीमोग्लोबिनोपैथीज़। उसमें सबसे पहले सिकल सेल एनीमिया आता है जिसमें सिकल शेप का RBC हो जाता है। HBS पॉइंट म्यूटेशन होती है जिसमें जो ग्लूटामिक एसिड है वो वैलिन के साथ इंटरचेंज हो जाता है। तो ये यूजुअली ये होता है कि नॉर्मल पेशेंट रहता है, लेकिन जब उसको ऑक्सीजन डिमांड ज़्यादा हो जाती है, ठीक है, जैसे कि हाई एल्टीट्यूड पे ऑक्सीजन ज़्यादा चाहिए तो दैन उसके सेल की सिकलिंग हो जाती है। HBC डिजीज़, ठीक है, ये बोलते हैं जिसमें पॉइंट म्यूटेशन ही होती है ग्लूटामिक एसिड की लाइसिन के साथ बीटा ग्लोबिन चेन में। एक्सटेंसिक उसमें उसके बाद आ जाता है, उसमें ऑटोइम्यून डिजीज़ आ जाती है जिसमें ऑटो एंटीबॉडीज़ ही बन जाती हैं जिस्म के ख़िलाफ़ स्पेसिफिक पार्ट के। माइक्रो एंजियोपैथी जिसमें ये होता है कि स्मॉल वेजल्स से गुजरते हुए RBC डैमेज होता है। मैक्रो एंजियोपैथी आती है जो कि सेकेंडरी टू प्रोस्थेटिक वाल्व और एओर्टिक स्टेनोसिस, उससे सेकेंडरी जो है डिजीज़ होती है। इन्फेक्शन हो सकता है लाइक मलेरिया या बेबेसिया। मलेरिया ख़ास तौर पे उसमें ये होता है RBC डिस्ट्रक्शन ज़्यादा हो जाती है और वो भी अनीमिया काज करती है। डेट वाज अनीमिया। सो होप सो कि आपको समझ आ गई होगी। थैंक यू।